हेलो ब्रून, आपका बार फिर से सोल्यूशन सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th लेसन 1 यानी कि अध्याय 1 रसायन विज्ञान का कंप्लीट कराने वाला हूं। एक चीज़ मैं बता दूं, जिसको भी रटना है तो वो वीडियो ये ना देखें, क्योंकि रटाया नहीं, यहाँ पर सिर्फ समझाया जाता है। और मैं ये 100% श्योर हूँ, क्या 100% श्योर हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ बात ना? जिसको रटना है तो भाई ना देखें, क्योंकि यहाँ पर समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अब बोलोगे भाई मुझे इसका पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है। ठीक है, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। और वहीं पर टेलीग्राम में ही आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है ना? तो पीडीएफ पाने के लिए आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ही अवेलेबल है, यूट्यूब पर नहीं डाल रखा हूँ। क्लियर समझ में आया ना? और ना ही डालूंगा आगे भी, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ही डाल रखा हूँ और वहीं पे आप ज्वाइन हुई, टेलीग्राम में आपको तुरंत मिल जाएगा, 100% श्योर है। क्लियर हुआ बात इतना ना? अब देखिए, टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले जो भी वीडियो देना रहेगा मुझे, या कोई ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन रहेगा बढ़िया वाला, वहाँ पर सबसे पहले बता दिया जाएगा, तब वीडियो बनाया जाता है अक्सर, ज़्यादातर। ठीक है ना भैया? तो इतना समझ में आया ना? तो इसलिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अब इधर देखते हैं, और रटना नहीं, समझना है। पीडीएफ, इसका पीडीएफ, इसके बाद लेसन 2 का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, अगर समझ में आएगा तो लाइक ज़रूर करना है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, इसको शेयर ज़रूर करना है मेरे दोस्तों के साथ, ग्रुप में शेयर करना है, जो स्कूल ग्रुप है उसमें शेयर करना है। तो देखिए ध्यान से, एक बार सबसे पहले जो मैं लिखा हूँ उसको आप पढ़िए। क्या लिखा हूँ? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, और रटना नहीं है, कतई रटना नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें कहा रहा है 2 पदार्थ। 2 पदार्थ क्या हो सकता है? एक हो सकता है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या चीज़? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया पदार्थ बना लेता है, यानी कि क्या बना लेता है? जल बना लेता है। जैसे दूध है, वो क्या बना लेता है? दही बना लेता है। ठीक है ना? अब कुछ भी इसी प्रकार से मान सकते हैं। तो जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे, ध्यान सुना, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर मैं नीली पेन से लिख दूँ, हाइड्रोजन ले लिया, और आपने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, तो हमारा क्या बन गया? जल बन गया, H2O। तो यानी कि जब 2 पदार्थ भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, 2 या 2 से 2 पदार्थ मिलके बना है, क्योंकि दूध से तो डायरेक्ट बन नहीं जाएगा, तो दूध पे उसमें कुछ खट्टापन डालेंगे तभी तो बनेगा ना। तो 2 चीज़ का मिक्स हुआ, तब क्या हमारा बन के आया? एक दही बन के आया। एक लक्षण आया कि नहीं? 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं। जब भी 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाएंगे तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। समझ नहीं आया? फिर से सुन लो। जब 2 चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना लेती हैं, एक नया पदार्थ बना लेता है, तो वह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। समझ आ गया ना? जब 2 पदार्थ या 2 पदार्थ ही मान लो, पदार्थ है कुछ भी ना, तो H+O2 क्या हो गया? जल बना लिया। तो समझ में आ गया ना? तो H2O, तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण भी देख लेते हैं। इनके कुछ लक्षण भी होंगे भाई, है ना? तो इनके लक्षण लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब इसमें सबसे पहले लक्षण ये है कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे? पहले दूसरे कलर का आता है, जब जंग लग जाता है तो वो दूसरे कलर का हो जाता है। पहले तो अच्छा था, लेकिन बाद में तो जंग लग गया ना भाई, तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन, गैस का जब उत्सर्जन हो, ये सब क्या है? जैसे है, अभी मैं समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत मज़े तरीके से बताऊंगा, तो आपका टाइम जो भी जाएगा ना, महत्वपूर्ण रहेगा, मैं समझता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको लिख सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, अभी मैं समझाता हूँ क्या एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अवस्था में परिवर्तन, अभी जैसे आप कैसे पता पाता है आपको बुखार हो गया है? कि तो आपका शरीर में थोड़ा गर्म हो जाते हैं, आपका शरीर क्या हो जाता है? हल्का हल्का गर्म हो जाता है। क्लियर? या तो जुकाम खांसी आने लगता है, तो क्या आप जान जाते हैं कि मुझे बुखार हुआ है? वैसे जब कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें आप समझ लीजिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण है। जैसे हमें बुखार हो जाता है तो मुझे क्या क्या लगता है कि मेरा शरीर गर्म हो जाएगा, तब मैं कहता हूँ अरे बुखार हो गया है, एक लक्षण ये भी है बुखार होने का। तो वैसे है रासायनिक अपक्रिया के लक्षण है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ये सब क्या है, ये रासायनिक अपक्रिया है। समझ में आ गया होगा। अगला है कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया, कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रिया जो हमें दिखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, लिख लो, लोहे में जंग लगना, पहला पॉइंट क्या हो गया, लोहे में जंग लगना। ये सब क्या है, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लग गया, दही का बनना मैंने आपको बताया, दही का एक एग्जाम्पल नहीं, 2-3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो लोहे में जंग लगना, दही का बनना, ठीक है, श्वसन। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, श्वसन भी हो गया। अब भोजन पचता है ना, तो भोजन का पचना, बस इतना तो बहुत है यार, भोजन का पचना, समझ में आ गया ना। तो दैनिक जीवन में अगर पूछ लिया जाए कि रासायनिक अपक्रियाएं बताइए, तो लोहे में जंग लगना, दही का बनना, श्वसन, भोजन का पचना, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं। लोहे में जंग लग जाता है तो हम जान जाते हैं रासायनिक अपक्रिया हो गया, क्योंकि एक चेंज हुआ, दही का बनना, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना लिए, श्वसन। देखिए यार, अभी जब लोहे में जंग लगे कैसे लगता है, या तो मिट्टी से पकड़े हुए हो लोहा, या हो सकता है उसमें धूप लगता हो, बारिश होता हो और मिट्टी से भी पकड़ा हो, तो ये मतलब कई चीज़ें होती, मतलब दो चीज़ से अगर अधिक चीज़ होंगी तो समझ लेंगे ना कि ये रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। अब यहाँ पर है H+O2, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए हम देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभी तक तो मैंने आपको बताया नहीं अभिकारक और उत्पाद क्या है, अभी मैं आपके इसके बाद जो बता रहा हूँ ना अभिकारक उत्पाद, अभी मैं जो समझाऊंगा इसके बाद से हमेशा आपको अभिकारक और उत्पाद मिलता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है अभिकारक उत्पाद। देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दोनों में अंतर समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, रटिएगा मत। उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, जो कि क्या होता है, मिलकर होता है। अब देखिए समझिए इसको, जैसे हम ले लेते हैं MgO2, तो हमारा क्या हो गया, MgO, ठीक है। अब ये जो आगे की जो पॉइंट होती हैं दो चीज, ये क्या होती है आपकी, अभिकारक होती है, लिख लीजिए। और ये हमारा क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया, समझ गए ना। अब इनमें दो चीजें मिलकर हमारी एक चीज बनाती हैं, तो क्या होती हैं, उत्पाद होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से होता है, तो बिना अभिकारक के उत्पाद बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। तो ऐसे कह दीजिएगा, अब ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक, ये अभिकारक है ना, अभिकारक से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया ना। ऐसे पदार्थ जो किससे मिलकर बने होते हैं, अभिकारक से मिलकर बने होते हैं। और अभिकारक क्या होता है, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एकदम ऊपर थोड़ा ही, है ना। तो समझ में आ गया ना। अभिकारक उत्पाद, अभिकारक जो आगे रहेगा, और बिना अभिकारक के उत्पाद पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं। जब तक अभिकारक नहीं रहेगा तब तक हमारा उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे दौड़ना है तो उसमें सबसे पहले भाग लेना पड़ेगा ना, तो भाग कौन लेगा, स्टूडेंट लेंगे, छात्र लेंगे, छात्राएं लेंगी, तो सब क्या होंगे, अभिकारक हुए। तो इस प्रकार से है, समझ में आया। अभी इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपको आगे समझाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगले पेज में। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। अभिक्रिया तो देख लिया आपने, अब समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसमें अभिक्रिया भी आया है। अभिक्रिया मैंने अभी आपको जो बताया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, रासायनिक समीकरण में किसका किसका उपयोग हो रहा है।
सबसे पहले किसका किसका उपयोग हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद। अभी मैंने आपको बताया कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद का जो मिलन होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, मैंने बताया था, को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब अभिकारक और उत्पाद आपस में मिलते हैं तो हमारा एक नया चीज बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के बता देता हूं कि रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। प्रतीकों के साथ क्या किया जाता है, उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे Mg लिए मैग्नीशियम प्लस O2, तो हमारा क्या बन गया, MgO, और यहाँ पर 2 लगा दो। अब इसको बैलेंस करना आपको बता दूंगा, या तो आप बैलेंस देख सकते हैं किसी यूट्यूब पे किसी के द्वारा। तो ये क्या हुए, आगे वाले आपके क्या हुए, अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना रासायनिक समीकरण। MgO2 अभिकारक से क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये चीज मैंने आपको वहां पर भी बताया था। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। कई प्रकार, 4 प्रकार हैं मुख्यतः। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान सुनिएगा, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया भी जैसे है, ये क्या कर रहा है, 2 चीज मिलकर, जैसे आपको रासायनिक अपक्रिया मैंने बताया था कि क्या होते थे रासायनिक अपक्रिया, 2 चीज मिलकर एक चीज बनाते थे, है ना, 2 चीज हो या 2 से अधिक चीज हो। तो इसी इसमें भी है, इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका उत्पाद करते हैं, एकल का उत्पाद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे किसके द्वारा, कोयले का दहन द्वारा। कोयले का दहन देख लेते हैं इसका। कोयले का दहन, जैसे हम लेते हैं कार्बन ले लिए, प्लस और क्या ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब इसका मिश्रण करेंगे, क्या होता है हमारा, CO2 बन गया। ये भी क्या बन गया, हमारा गैस बन गया। तो C + O2 क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका, कार्बन हो गया। क्लियर। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके द्वारा बना है, कोयले का दहन। अगर जल का निर्माण द्वारा बना दूं, जल का निर्माण, जल के निर्माण द्वारा अगर बनाओ तो हमारा क्या बन रहा है, तो देखिए H2 + O2, यहाँ पर 2 लगा लो तो क्या हमारा बन गया, 2H2O, क्या बन गया, जल बन गया। लिक्विड है ना, ठीक है, क्या बन गया, जल बन गया। समझ में आया ना। अब देखिए अगला है वियोजन अपक्रिया। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से, अब इसमें एक चीज और बता दूं, ये दोनों क्या हुआ आपका, अभिकारक हुआ, और ये क्या हुआ आपका, उत्पाद हुआ। जब 2 आप संयोजन अपक्रिया में ये भी लिख सकते हो कि जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। समझ में आया। जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होता है कि जब एक ही चीज हो, ध्यान सुनिएगा, एक चीज हो, जैसे ये चीज हुआ हमारा H2O, ये टूटकर ये चीज बन गया हमारा, तो हमारा क्या होता है, वियोजन। वियोजन मतलब खंड खंड अलग हो जाना यार भैया, वियोजन अलग होना। जैसे एक चीज है वह खंड खंड हो जाना। अब जैसे यहाँ पर CO2 है, अब इसको अलग करेंगे तो C और O2 अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें उत्पाद लिखेंगे, फिर अभिकारक लिखेंगे।
जब उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पहले आगे वाला क्या हो जाता है आपका अभिकारक हो जाता है और पीछे वाला उत्पाद हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं CaCO3, ये क्या है पहली बात तो कौन सा, ये चूना है, चूना पत्थर, ठीक है। अब इसका हम उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, यानी कि उष्मा देंगे तो हमारा क्या बन रहा है CaO प्लस, यहाँ से CaO निकला, अब यहाँ पर क्या बचा C और 2 ऑक्सीजन और बचा तो CO2। ये सब क्या है, ये सब बुझा हुआ चूना है, का सूत्र बुझा हुआ चूना क्या है, बुझा हुआ चूना। वियोजन अपक्रिया समझ में आया, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिकारक ये हुआ, उत्पाद ये हुआ। जब एक ही अभिकारक दो अलग अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वियोजन अपक्रिया होती है। सेम उल्टा आपका क्या था, संयोजन था। अब वियोजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार के बारे में चलो हम अगले पेज में देखते हैं। अब हम तीनों के बारे में देखेंगे। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन क्या होता है, अब देखिए इसी में ही, इस हेडिंग में ही आपका आंसर छुपा है, जहां पर है अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उष्मीय, उष्मा द्वारा, उष्मा यानी कि गर्म द्वारा, ठीक है। उष्मीय द्वारा जो गर्म, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल लिया क्या CaCO3, इसका उष्मा देंगे यानी कि गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है CaO प्लस CO2। तो ये क्या होता है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन जो उष्मा द्वारा प्राप्त होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, जो उष्मा द्वारा प्राप्त होता है उसे उष्मीय वियोजन। इतना आसान है कि अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि उष्मा द्वारा अलग किया गया। उष्मा भाई जब गर्म करेंगे तभी तो अलग होगा ना, ऐसे तो हो नहीं जाएगा फटाफट खंड खंड हो जाए। जब इसको हमने उष्मा दिया तो ये अलग हो गया, उसे हम क्या कहते हैं उष्मीय वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है, ये वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, H2O किसके द्वारा, वैद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत धारा के द्वारा क्या बन रहा है हमारा 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। ये किसके द्वारा बन रहा है, वैद्युत वियोजन द्वारा बन रहा है। अब देख लेते हैं हम प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। क्या, कौन सा वियोजन, प्रकाशीय द्वारा, जो प्रकाश द्वारा प्राप्त हो उसे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश कहाँ से, सूर्य के प्रकाश, कहाँ से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। इतना आसान है ना, बताऊं क्या आपको। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, यानी कि जहां पर सूर्य की उपस्थिति हो, प्राप्ति हो। तो क्या है 2AgCl, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। तो हमारा क्या बन रहा है 2Ag प्लस Cl, ठीक है, 2AgCl बन गया ना। प्रकाशीय वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन समझ में आ गया ना। और इसका उपयोग याद कर लीजिए, इसका उपयोग कहाँ पर भी होता है, फोटोग्राफी, कहाँ पर, फोटोग्राफी उपयोग है इसका। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, फोटोग्राफी द्वारा भी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है। दूसरे का ये 3 पार्ट थे, अब तीसरा आ गया। वियोजन अपक्रिया के 3 पार्ट मैंने आपको बताया, कौन कौन, उष्मीय, वैद्युत, प्रकाशीय। अब आ गया आपका विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्रम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम, क्रम नहीं रहेगा भैया, कम रहेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया नहीं आया आपको, मैं समझाता हूँ आपको
कि जो भी चीज रहेगा, जैसे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील रहेगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देगा। जो अधिक क्रियाशील जैसे मैंने ले लिया लोहा। लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है। अब ये कम क्रियाशील तत्वों से CuSO4 मैंने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट है। और ये आपका क्या हुआ, लोहा हो गया। तो लोहा आपको क्या है, अधिक क्रियाशील, कॉपर सल्फेट। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से निकलेगा हमारा FeSO4 प्लस यहाँ पर Cu, कॉपर निकल जाएगा आपका बाहर। तो ये क्या हुआ, लोहे का सल्फेट हो गया, लोहे का सल्फेट। तो लोहे का सल्फेट का समझ में आया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो लोहा अधिक क्रियाशील, कॉपर कम। कॉपर क्या हुआ, अब ये यस है, स्टैटिक ना। तो लोहा कॉपर सल्फेट से क्रिया करके लोहे का सल्फेट बना ले रहा है। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। अगला देखते हैं हम, चौथा है द्विअस्थापन अभिक्रिया। द्विअस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के द्वारा होता है। इसमें डायरेक्ट बोल दिए हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उत्पाद का निर्माण किससे द्वारा होता है, ध्यान से सुनिए कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, दो यौगिक के द्वारा होता है। जैसे हमने ले लिया Na2SO4 प्लस दो यौगिक BaCl2। तो हम इसका रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, क्या मान निकल रहा है, यहाँ से Ba निकलेगा, BaSO4 प्लस BaSO4 निकल गया। क्या बचा हमारे पास, NaCl। तो दो है तो 2NaCl हम लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। यही तो बना ना। अब यहाँ पर क्या है, BaSO4 को सफेद आविलीय, क्या आविलेय, ठीक है। एक चीज और, इसे आप BaSO4 को क्या कह सकते हैं, बोरियम सल्फेट, क्या, बेरियम सल्फेट। Na2SO4 BaCl2 का रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। मैंने एक बार समझा देता हूं फिर से। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के द्वारा किया जाता है। कितने यौगिक के द्वारा, दो यौगिक के द्वारा द्विअस्थापन की क्रिया कराई जाती है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं अगले पेज में। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, अपचयन और उपचयन दोनों क्या होता है। सबसे पहले मैंने उपचयन लिखा हूँ, फिर अपचयन लिखा हूँ। तो उपचयन क्या है, उपचयन है जो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। समझ में, उपचयन और अपचयन ध्यान से समझिएगा। उपचयन जैसे मैंने ले लिया C+O2, तो हमारा क्या बन गया, CO2, यानी कि C और O2 दोनों आ गए इधर। तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन। इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन नहीं रहेगा, या रहेगा तो बहुत कम रहेगा, तो कहाँ क्या होगा, उपचयन होगा। समझ नहीं आया, फिर से सुनते हैं। आंख बंद कर एक बार सुन लीजिए कि जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे हम उपचयन कहते हैं। उपचयन अपचयन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ना, उपचयन और अपचयन, ठीक है। तो उपचयन यहाँ पर भी अपचयन है। अपचयन में क्या है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। जैसे हम ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल CuO प्लस H2, इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो हमारा क्या बन गया, Cu प्लस CuH2O, जल बन गया। तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा है, हाइड्रोजन की मात्रा है, ज़्यादा है ऑक्सीजन के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। जिसमें ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
जिसमें हाइड्रोजन का हास्य रहेगा वह उपचयन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी उल्टा एकदम, उससे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है यार। अब देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, है ना। संक्षारण, ये क्या होते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, संक्षारित होता है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित होता है, तो क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। अब देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत हो जाना, तांबे पर हरी परत हो जाना, ये सब क्या है, ये सब संक्षारण है। अभी लोहे में जंग लगता है यार भाई, तो डिफरेंट कलर का हो जाएगा आपका। तो मैं तीन चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं क्या, लोहे में जंग लगना, ये तो कई बार मैं बता दिया हूँ। लोहे पर जंग लगना, पहला ये भी हो गया। दूसरा हमारा है तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत हो जाना। आपका लास्ट है चांदी पर काली परत हो जाना, चांदी पर काली परत। समझ में आ गया ना। तो लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत, ये सब क्या है, संक्षारण कहलाता है। अगला है विक्र गंधिता। क्या, विक्र गंधिता, ये क्या होता है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य, ये इंपॉर्टेंट कम है, सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विक्र गंधिता। देखिए गंधिता जो मतलब हम जो सूंघे उसमें परिवर्तन हो जाए, गंध में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, इसमें छुपा है विक्र गंधिता। जो सूंघने पर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, गंध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह क्या होता है, विक्र गंधिता कहलाता है। समझ में आ गया ना, विक्र गंधिता आया समझ में। अब चलिए देखते हैं अगला, बस आज का 2 पॉइंट और है मेन ना। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी, ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिन अभिकारिकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का भी क्या हो, विसर्जन हो, निकले, उत्सर्जन हो। ध्यान से सुनिए, ऊष्मा का विसर्जन नहीं, उत्सर्जन हो। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे CH4 + O2 रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, CO2, यहाँ से निकला गैस CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा भी, मैंने बोला कि जिसमें ऊष्मा भी निकले वह क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अगला है ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिन अभिकारकों में अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। समझ में आया ना। बस इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं और आपका आज यह लेसन, पहला लेसन यानी कि कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। जो भी हेडिंग आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, भैया मुझे ये हेडिंग नहीं आया, ठीक है ना। कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट है तो मन करेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।